वह चड़क का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी, इसलिए उसे लोगों ने नाम दिया था कौटल्य। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की विरासत में टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वह सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख वैभव पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह कहीं रुका न कहीं झुका। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्या येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूं, जिन्हें जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात और कुछ जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता है। नीति का शाब्दिक अर्थ है जो आगे ले जाए। इस प्रकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नियम या सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं वह भी नीति शब्द में समाहित है। सुव्यवस्था भी नीति का अर्थ है। इसके संदर्भ में व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक अलग अलग या कुल मिलाकर सब एक साथ भी हो सकते हैं। इस तरह नीति का इतिहास यदि देखें तो इसके अस्तित्व को मानव सभ्यता के विकास के साथ ही स्वीकार करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र, अपनी जाति और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का और विकसित करने के रूप में इसे समुची प्रकृति और इसके सभी प्राणियों में भी देखा जा सकता है। नीतिशास्त्र के आचार्यों की वैसे तो बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन शुक्राचार्य, आचार्य बृहस्पति, महात्मा विदुर और आचार्य चाणक्य इनमें प्रमुख हैं। आचार्य चाणक्य ने श्लोक और सूत्र दोनों रूप में नीतिशास्त्र का व्याख्यान किया है। अपने ग्रंथों के प्रारंभ में ही वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को नमन करते हुए स्पष्ट कर देते हैं कि वे कुछ नया नहीं बता रहे हैं। उन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं। वे उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं जिन्हें विरासत में उन्होंने प्राप्त किया है और जो बदलते परिवेश में भी अत्यंत व्यवहारिक है। आचार्य क्योंकि राजनीति और अर्थशास्त्र के शिक्षक है, इसलिए वे जानते हैं कि शिक्षा का वास्तविकता को वो जानते हैं कि पुस्तकों पर अनुभव हावी हुआ करता है और यह भी कि ग्रंथों का निर्माण अनुभवों का ही संकलन और संग्रह है। इसलिए इन रचनाओं के प्रति कर्तापन का अभिमान कैसा। आचार्य चाणक्य का जीवन पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि सत्य की समझ रखना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी किया जाए। तटस्थ रहना साहसी और पराक्रमी व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता। लोगों का मानना है कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कुटिलता के योग्य नहीं होता। उसके लिए तो कुटिलता का नाटक कर पाना भी संभव नहीं है, लेकिन चाणक्य ने सिद्ध कर दिया कि अपने स्वभाव को बनाए रखते हुए अर्थात भीतर से सज्जन बने रहते हुए भी दुष्टों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। श्री कृष्ण और श्री राम जैसे महान पुरुषों का इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। हाँ, इसके लिए मन को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध में भी अधर्म का प्रयोग किया। धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलने के लिए बाधित किया। क्यों? इसलिए कि सठों से सठता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करते समय विचारणीय यह है कि वह व्यवहार या प्रतिक्रिया स्वार्थ के लिए की जा रही है
या कि उसमें जनहित की भावना समाहित है। दुष्टों का विनाश होना ही चाहिए, भले ही साधना कोई भी हो। अनासक्त भाव से किया गया कर्म पुण्य पाप की सीमा से परे होता है, ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया है। उपरोक्त सत्य को समझने के लिए महर्षि विश्वामित्र के वो निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने सिद्धाश्रम में प्रवेश करने से पहले राम को दिए थे। उन्होंने कहा था, राम सावधान हो जाओ, अब घोर जंगल प्रारंभ हो चुका है, यहाँ सतर्क रहना इसलिए आवश्यक है कि राक्षस किसी भी समय छुपकर घात कर सकते हैं और इनकी स्वामिनी ताड़का बिना किसी शस्त्र के हमारे मार्ग को रोककर कभी भी खड़ी हो सकती है। तब तुम बेहिचक उसका संहार कर देना। अनार्यों से युद्ध करते समय आर्य नियमों का पालन करना विपत्ति में डाल सकता है। बुद्धिमान को चाहिए कि विपत्ति को आने ही न दे। विश्वामित्र की बात सही थी। राक्षसों को धनुष बाणधारी क्षत्रिय कुमारों के आने का समाचार मिला और उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने महर्षि के निर्देशानुसार अपना कार्य किया। उन्होंने ताड़का को देखते ही बिना यह सोचे कि वह स्त्री है और निहत्थी है, एक ही बार में ढेर कर दिया। चाणक्य का कौटिल्य बनना जनहित के लिए था। उनका स्वप्न था अखंड भारत। इसी के लिए उन्होंने शत्रुओं को उन्हीं की चाल से मात दी। आचार्य द्वारा चलाया गया अभिमान आत्मरक्षा का एक अंतिम प्रयास था। इसे चुकने का अर्थ था भारत के अस्तित्व को समाप्त कर देना। जरा सोच कर देखो, यदि आचार्य ने तत्कालिक परिस्थितियों का विरोध न किया होता, विकल्प के रूप में चंद्रगुप्त को स्थापित न किया होता, तो आज के भारत का स्वरूप कैसा होता। नंद के प्रधान अमात्य को चंद्रगुप्त के साथ जोड़ना और उसे गरिमा मंडित करते हुए प्रधान अमात्य के पद पर प्रतिष्ठित करना आचार्य की अप्रतिम सूझबूझ और हृदय की विशालता का ही उदाहरण तो है। गुणी को गुणों का सम्मान करना चाहिए। उसके लिए व्यक्तिगत मतभेद मायने नहीं रखते। महत्वपूर्ण होता है जनहित। आचार्य द्वारा लिखित नीति शास्त्र के ग्रंथों को पढ़कर लगता है कि वे बहुआयामी व्यक्तित्व के पक्षधर थे। इसीलिए उन्होंने वर्णाश्रम के कर्तव्यों की चर्चा भी स्थान स्थान पर की है। नीति में धर्म और अध्यात्म को आचार्य ने पूरा स्थान दिया है। उनकी दृष्टि में राजनीति यदि धर्म से दूर चली जाए तो उसके भटक जाने की संभावना 100% हो जाती है। धर्म नीति को सोच की व्यापकता प्रदान करती है। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि आचार्य के समय की मान्यताएं और सामाजिक व्यवस्था आज से कई मायने में बिल्कुल भिन्न है। जाति वर्ण व्यवस्था अब बहुत कमजोर हो चुकी है। ग्रंथ में लिखे गए कुछ शब्दों और मान्यताओं को लेकर स्वस्थ प्रक्रिया करना अच्छी बात है, लेकिन उस संदर्भ में मूल ग्रंथ में घटाने बढ़ाने का दुराग्रह करना हमारी नासमझी को ही प्रदर्शित करता है। इतिहास के कड़वे मीठे तथ्यों को उधेड़ कर फेंका नहीं जा सकता। बदलाव के लिए समझ और धैर्य की आवश्यकता है। इसलिए आज के समय में आपत्तिजनक कहे जाने वाले अंशों को बिना छोड़े उस पर अलग से टिप्पणी दे दी गई है। उन पर आप प्रबुद्ध श्रोताओं के सुझावों का हार्दिक स्वागत है। श्लोकों को याद रखना कठिन कार्य है, लेकिन सूत्र इस मायने में महत्वपूर्ण है। 585 सूत्रों को कंठाग्र करने के लिए यदि रोज 1-2 घंटे का समय दिया जाए तो 2-4 महीने में उन्हें आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। आत्मचिंतन के समय ये सुगमता से
स्मृति पटल पर आ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलग से सूत्रों को दिया गया है। इनका प्रयोग परस्पर बातचीत या कि भाषण आदि में करके आप अपने व्यक्तित्व की गरिमा को भी लोगों के बीच में स्थापित कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि यह ग्रंथ आपके व्यक्तित्व को सुसंगठित करने तथा निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाणक्य नीति। जिस प्रकार विज्ञान में सुनिश्चित सिद्धांतों की खोज की जाती है और उनकी पुष्टि बार बार किए गए प्रयोगों से एक समान प्राप्त निष्कर्षों से होती है, उसी प्रकार नीति शास्त्र की भी सुनिश्चित परंपरा है। इसके निष्कर्ष भी प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में एक समान है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र को विज्ञान कहा है। वे इस ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ होने की भी बात कहते हैं। यहाँ सर्वज्ञ होने का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत्, मंत्रेण रक्षयेद गूढ़ं कार्ये चायपि नियोजयेत्। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। इंद्रियाणि च संयम बकवत पंडितो नरः, देश काल लंब बलम ज्ञात्वाम सर्व कार्याणि साधे। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बकुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। परस्पर मर्माणी ये भाषन्ते नराधमा तयो विलयम यान्ति बल्मी को दर सर्पवत। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। क्या कर रहे हो? कुछ तो पवित्र है, इन पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। जो कष्ट पहुंचाए उन्हें जीने का हक नहीं, उसे नष्ट करना ही पुण्य है। लेकिन कुछ तो नष्ट नहीं होते, अवसर पाकर भी फैल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसकी दोबारा होने की संभावनाओं को जलाकर राख कर दूंगा। शत्रु को निर्मूल करने पर विश्वास करता हूं मैं। बालक के पैरों में कुश नामक घास चुभी थी, अतः उसने कुश को ही निर्मूल कर दिया। खोद खोद कर उसकी जड़ों में मठा डालकर बची खुची छोटी छोटी जड़ों को भी जला दिया उसने। योग्याचार्य ने बालक में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति ही व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसे में यदि जन संवेदना का पुट मिल जाए तो व्यक्ति इतिहास पुरुष ही बनता है, और ऐसा ही हुआ। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास को जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया, वही बालक बड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विलक्षणता की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों का कोई कहीं अता पता नहीं था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। धर्म, दर्शन और आध्यात्म की ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा लेने के लिए विदेशों से विद्यार्थी भारत भूमि में आया करते थे। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। भारत की सीमाएं उस समय अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, म्यांमार तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया था।
विदेशी आक्रांताओं को भारत की समृद्धि खटक रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के रणबांकुरों का सामना कर सके। अंततः उन्होंने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धर्मनंद की कमियों को पहचान लिया और उसे अपने पास में भी कस लिया। वर्तमान के पटना तथा तत्कालीन पाटलिपुत्र के आसपास फैला पूर्व उत्तर की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था मगध। मगध के सिंहासन पर आसीन धर्मनंद सूरा सुंदरी में इतना डूब चुका था कि उसे राजकार्यों को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वह अपनी मौज मस्ती के लिए प्रजा पर अत्याचार करता, जो भी आवाज उठाता उसे कुचल दिया जाता। चड़क को भी जनहित के लिए उठाई गई आवाज की सजा मिली थी। उस महान आचार्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक एक करके हुई हृदय विदारक घटनाएं चड़क पुत्र चाणक्य के हृदय में फांस की तरह धसी हुई थी। एक दिन जब राज्यसभा में समझे आर्यावर्त की स्थिति का विवेचन करते हुए चाणक्य ने मगधराज धर्मानंद को उनका कर्तव्य याद दिलाया तो वह झुझला उठा। उसने चाणक्य को दरबार से धक्के मारकर निकाल फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों के चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से निकालने की कोशिश के बीच चाणक्य की शिखा खुल गई। यह चाणक्य का ही नहीं, देश की उस आवाज का भी अपमान था जो अपने राजा के सामने अंधकार में विलीन होते अपने भविष्य को बचाने की गुहार कर रही थी। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली, अब यह शिखा तभी बंधेगी जब नंदवंश का समूल नाश हो जाएगा। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावनाओं को चाणक्य ने एक एक करके तराशा। सोचे हुए कार्य को मूर्त रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था। मकदुनिया में के छोटे से प्रदेश से सिकंदर नामक आंधी की गर्द भारत की सीमाओं पर छानी ली। कंधार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर से गुप्त संधि कर ली थी। पर्वतेश्वर पोरस ने सिकंदर की सेनाओं का डटकर सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति ने पासा पलट दिया। सिकंदर की ओर से हुई बाण वर्षा से घबराई पोरस की जुझारू गज सेना ने अपनी ही सेना को रौदना शुरू कर दिया। पोरस की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। सिकंदर द्वारा यह पूछने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने निर्भीक होकर कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता। सिकंदर ने पोरस को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर छोड़ दिया। इस पराजय के बाद आचार्य चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त अपनी सेना को संगठित करने, उसे तैयार करने और युद्ध की रणनीति बनाने में पूरी तरह से लग गया। भारी भरकम शास्त्रों, सिर स्त्राणु और कवचों आदि की जगह हल्की परंतु मजबूत हथियारों ने ली। शारीरिक शक्ति के साथ ही बुद्धि चातुर्य का भी प्रयोग किया गया। चाणक्य की नीति ने इस स्थिति में अमोघ ब्रह्मास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने साम, दान, दंड एवं भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। नंदवंश का नाश हुआ। चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी हेलन का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ। धर्मनंद का प्रधान अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त का महा अमात्य बना। एक बार फिर से भारत का प्रधान अमात्य एक बार फिर से भारत बिखरते बिखरते बच गया। सिकंदर नाम की आंधी शांत होकर वापस अपने देश चलेगी गई। भारत की गर्मा विश्व के समान फिर से निखर कर सामने आई और चाणक्य उसने निर्जन एकांत में राजनीति के पूर्व ग्रंथों का अवगाहन कर उसमें अपने व्यक्तिगत अनुभव का पुट दिया और अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ राजा, राजकर्मियों तथा प्रजा के संबंधों और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अनुकरणीय व्यवस्था देता है। कुछ विद्वान ने
चाणक्य की तुलना मैकियावेली से की है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे। उनकी दृष्टि में चाणक्य की महानता मैकियावेली सामने काफी अदने थे। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री, राजनीति के वक्ता तथा कूटनीतिज्ञ होते हुए भी महात्मा थे। वे सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से परे थे। इसी कारण कामंदकीय नीति शास्त्र में विष्णुगुप्त के लिए ये पंक्तियां लिखी गई है। नीति शास्त्रामृतम धीमानार्थशास्त्र महोदधे समुद्रदग्ध्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे। जिसने अर्थशास्त्र रूपी महासमुद्र से नीति शास्त्र रूपी अमृत का दोहन किया, उस महान बुद्धिमान आचार्य विष्णुगुप्त को मेरा नमन है। जन कल्याण के लिए जो भी जहां से मिला उसे चाणक्य ने लिया और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने ग्रंथ का शुभारंभ करते हुए शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को नमन करते हैं। दोनों गुरु हैं, दोनों की अपनी अपनी विशिष्ट धाराएं हैं। अपने प्रतिज्ञा वाक्य में वे कहते हैं, पृथिव्या लाभे पालने च यावन्तार्थे शास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रस्थापितानि संहृत्य कमीदमर्थशास्त्रं कृतम्। पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जिन अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया, उन सभी का सार संकलन कर इस अर्थशास्त्र की रचना की गई। चाणक्य नीति में नीति सार का निचोड़ है, जिसका संकेत आचार्य ने प्रारंभिक श्लोक में ही कर दिया। ऐसा नहीं है कि चाणक्य नीति पर इससे पहले काम न हुआ हो। इसके अनेक अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन यह उनसे अलग इस मायने में है कि इसमें मूल श्लोक के अर्थ को समझाते हुए उसमें छिपे रहस्यों की ओर भी संकेत करने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है श्रोता उन निर्दिष्ट सूत्रों को पकड़कर कथ्य की गुत्थियां अपने ढंग से खोले। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भाषा शैली ऐसी हो ताकि साधारण व्यक्ति भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके। अंत में दी गई फलश्रुति संकेत करती है, विवेकवान इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें और सुने। अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम्। इस शास्त्र को विधि पूर्वक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति भली भांति जान लेता है कि शास्त्रों में किसे करने योग्य कहा जाता है और किसका निषेध है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। यहाँ श्रोताओं को एक बात विशेष रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस ग्रंथ में कुछ ऐसी मान्यताओं का भी जिक्र किया गया है जो बदलते परिवेश के साथ या तो बदल रही हैं या फिर उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। ग्रंथ की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए उसके मूल रूप में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। मूल को यथारूप देने का अर्थ यह कतई नहीं है कि लेखक या प्रकाशक इन विचारों या मान्यताओं से सहमति रखते हैं। इसलिए पाठकों को, श्रोताओं को सही संदर्भों में इस ग्रंथ के कथ्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए।